नमस्ते दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट किया था हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड और आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सेकंड टॉपिक है एम लक्ष्मीकांत बुक का। देखिए, बुक्स को हमेशा अपने पास रखिए, इससे आपको ही ईजी फील होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, अगर आप कोई चीज़ बनाएंगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? पहले तो डिमांड चाहिए। इसके लिए भी डिमांड है। कैसे? 1934 में एम एन रॉय, जो कि इंडिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट का पायनियर थे, उन्होंने फर्स्ट ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया है इसको उभराने लगा। मतलब वो फर्स्ट एक व्यक्ति थे जिसने कि आइडिया को लाया, पहली बार लाया। इसका आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनना चाहिए, ये वाला जो आइडिया बनना चाहिए नहीं बताया था, पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना चाहिए, बनना चाहिए, ऐसे आइडिया एम एन रॉय पहली बार लाए थे। और उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को था ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने ये डिमांड रखा गया कि हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू भी 1938 में ये कहने लगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन से ये बनेगा ये कम्प्लीटली एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा इसके मेंबर सिलेक्टेड होकर आएंगे और ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो आउटसाइड इंटरफेरेंस के बिना ही बनेगा। और ब्रिटिश सरकार भी इसको एक्सेप्ट करती है और एक अगस्त ऑफर लाती है और इसमें कहता है कि जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन का प्रक्रिया शुरू होंगी वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शुरू होगा, पर इसको मुस्लिम लीग त्याग करते हैं। देखिए, मुस्लिम लीग जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के सिलसिले में बात आती थी, डिस्कशन की बात किया जाता था, तो हर वक्त मुस्लिम लीग उसे रिजेक्ट करता था, क्योंकि उसको अलग देश चाहिए, उसको अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ठीक है। और वक्त के बाद जब 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स आए थे और उन्होंने बताया था कि देखिए, पहली बात 1940 में अगस्त ऑफर आया था, बट 1942 में क्रिप्स आए थे। क्रिप्स जब इंडिया आए थे उन्होंने बताया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन का प्रक्रिया सारा प्रक्रिया शुरू हो गई। इसे रिजेक्ट कर दिया मुस्लिम लीग ने और उसके बाद क्रिप्स के प्रपोजल जो रिजेक्ट हो गया और कैबिनेट मिशन आया इंडिया में। कैबिनेट मिशन जब आया था तब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुस्लिम लीग राजी हो गया। ठीक है। और आज देखते हैं कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देखिए, कैबिनेट मिशन के प्लान के मुताबिक 1946 नवंबर के महीने में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारा शुरू हो गया और उसके सब फीचर्स, जैसे कि उसमें डिसाइड हुआ था कि 389 मेंबर्स आएंगे अलग अलग देशों से, अलग अलग देश के अलग अलग एरियाओं से 389 मेंबर्स आएंगे। कैसे ना, 296 मेंबर्स आएंगे ब्रिटिश इंडिया से और बाकी जो 93 मेंबर्स वो प्रिंसली स्टेट से आएंगे, ऐसे डिसाइड होता है। और 296 मेंबर में से 292 मेंबर्स कहाँ से आएंगे? 292 मेंबर्स आएंगे हमारे जो भी ब्रिटिश इंडिया के एरिया से आएंगे और जो 4 मेंबर थे चीफ कमिश्नर के प्रोविंशियल एरिया से, चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस से आएंगे, 1 फ्रॉम ईच। ओके, ऐसा डिसाइड हुआ था। और जो प्रोविंशियल और प्रिंसली स्टेट से जो भी मेंबर आएंगे वो अपने पॉपुलेशन के रेशियोज, मतलब जो प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन उसके हिसाब से, मतलब 1 मिलियन के लोगों के तरफ से एक आदमी, ऐसे। और जो भी ब्रिटिश प्रोविंस को, मतलब ब्रिटिश इंडिया को जो भी सीट्स एलोकेट हुए थे उन सब एरियाओं से, मतलब कम्युनिटीज के तरफ से आएंगे मतलब ब्रिटिश इंडिया जो भी मेंबर्स आएंगे। ब्रिटिश इंडिया के लिए कितने सीट एलोकेट थे? 292 मेंबर्स विल बी इलेक्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया। सो अलग अलग कम्युनिटीज़ के मेंबर्स से इलेक्टेड होके आएंगे, सिख्स से, मुस्लिम से। ठीक है। इस तरह representatives of each community was to be elected by the members of that community in the provincial legislative assembly and voting was to be by method of proportional representation by means of single transferable vote। वैसे ही प्रोविंशियल एरिया से, गवर्नर्स के प्रोविंशियल एरिया से भी जो भी मेंबर्स आएंगे वो भी इस तरह से ही इलेक्टेड होके आएंगे, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओके, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और देखिए, पहली बात ये धारणा रख दीजिए मन में कि पहली बात 389 सीट्स और 389 मेंबर्स आएंगे, ऐसा डिसाइड हुआ था। उसमें से 296 मेंबर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया और 93 मेंबर्स फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स। Out of 296 members of the British India, 292 seats were allocated to the 11 provincial areas of the governors and 4 seats to be allocated to the members of each chief commissioner's provinces, मतलब 1 from each। ओके। और ये जो
प्रिंसली स्टेट्स से जो भी मेंबर्स आते थे 93 मेंबर्स जो प्रिंसली स्टेट्स से आए थे वो सब उनके प्रिंसली स्टेट्स के हेड्स के द्वारा इलेक्टेड हो गए थे। हेड उनको वैसा हेड सिलेक्ट होता है, तुम जाओगे, वैसे ही आते थे। ठीक है, और इससे हमें पता चलता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये एक मोरओवर ये एक पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी था। ठीक है, देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठा था नवंबर में, और उससे पहले इलेक्शन तो होने वाले हैं। तो इलेक्शन कब हुआ? जो ब्रिटिश इंडिया के लिए जो 296 सीट्स एलोकेटेड थी उनके लिए इलेक्शन हुआ हमारा जून जुलाई अगस्त ऐसे महीने में हुआ था। और जो इलेक्शंस हुए थे 296 एरियाओं में, और 296 सीट्स के लिए उनमें से कांग्रेस जीता 208 सीट, मुस्लिम लीग 73 एंड स्मॉल ग्रुप्स जो भी इंडिपेंडेंट ग्रुप्स थे उन्हें 15 सीटें मिली। पर जो 93 सीट्स एलोकेटेड हुई थी प्रिंसली स्टेट्स के लिए उन्होंने त्याग किया, उसको इसमें नहीं आया। ओके, इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वो सीट्स अधूरे रह गए। बट हम ये देख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर्स जो इलेक्टेड हो गए थे वो डायरेक्ट एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा इलेक्टेड नहीं हुए थे, पर अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग प्रेजेंट थे। सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदू, इंडियन क्रिश्चियंस, देन एंग्लो इंडियंस, वुमेन्स, SC STs, ऑल कैटेगरी ऑल कम्युनिटीज़ के लोग इस असेंबली में आए थे, पर एडल्ट फ्रेंचाइज को उधर इलेक्टेड होके नहीं आया था। बट और एक बात, उस समय के जो भी बड़े बड़े लोग थे, इंडिया के जाने माने लोग सब आए थे, पर महात्मा गांधी जी उनमें उपस्थित नहीं थे। ये एक बहुत बड़ा व्यतिक्रम है। तो दोस्तों देखिए, इस तक समझ में आया कि मेंबर्स कैसे इलेक्टेड हो गए और असेंबली के जितने मेंबर थे वो कैसे आए, कहाँ से आए। अब ये देखते हैं कि अगर एक असेंबली बनता है तो उसका प्रेसिडेंट भी बनना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट भी बनना चाहिए, अलग अलग पोस्ट भी फिलअप होने चाहिए। तो देखिए ये कैसे होता है। देखिए इलेक्टेड होकर मेंबर्स आ गए और उसका पहला मीटिंग कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पहला मीटिंग दिसंबर 9, 1946 में बैठता है और मुस्लिम लीग इसको बॉयकॉट कर देता है। 73 मेंबर्स इलेक्टेड होकर आए थे पर बॉयकॉट कर दिया, और पाकिस्तान का दावे करने लगे। पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इलेक्टेड होके आए हैं, 73 इलेक्टेड हो गए, पर इस मीटिंग को बॉयकॉट करके पाकिस्तान की डिमांड को बढ़ावा दिया। द मीटिंग वॉज दस अटेंडेड बाय ओनली 211 मेंबर्स इलेक्टेड होके आए थे, पर उनमें से सिर्फ 211 मेंबर्स ही ज्वाइन किए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि एक ओल्डेस्ट मेंबर थे, वो टेम्पररी प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्टेड हुए थे, पर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट के लिए प्रेसिडेंट बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, और VT कृष्णमाचार्य और HC मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया देगा। इसका मतलब 2 वाइस प्रेसिडेंट इसका बनाया गया। पर इसके बाद ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का जो टॉपिक है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, और इस टॉपिक के लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के लिए। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। पहली बात, मुस्लिम लीग तो इसे बॉयकॉट कर दिया और प्रिंसली स्टेट्स भी इसे बॉयकॉट कर दिया। स्टेट अवेयर इस मीटिंग से वो दूर ही रहे, और बट अप्रैल 28, 1947 में 6 प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर इसे ज्वाइन करने लगे। ठीक है, और माउंटबेटन प्लान जब आया जून 3, 1947, अर्थात इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जब से आया, पार्टीशन ऑफ कंट्री को टॉप मतलब बेस में पकड़ के, तभी प्रिंसली स्टेट्स और ज्वाइन करने लगे, और मुस्लिम लीग के मेंबर जो इंडियन डोमिनियन के अंडर आते थे, इंडियन डोमिनियन के मेंबर थे, मतलब इंडियन डोमिनियन के पीपल जो कि मुस्लिम लीग के मेंबर थे, वो भी ज्वाइन करने लगे। समझे क्या हुआ? पहली बात, प्रिंसली स्टेट्स इसे बॉयकॉट करने लगे, पर अप्रैल 28, 1947 के बाद 6 प्रिंसली स्टेट्स इसे ज्वाइन करने लगे, और 1947 जून 3 को जब माउंटबेटन प्लान है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के नाम पे
तभी मुस्लिम लीग के मेंबर्स जो इंडियन डोमिनियन के थे वो ज्वाइन करने लगे। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 3 चेंजेस लाए इस असेंबली के पोजीशन में, जैसे कि ये असेंबली सोवरेन बॉडी है, ये ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया किसी भी एक्ट को बदल सकता है, रिपील कर सकता है, ऐसा पावर दिया गया। दूसरा, 2 सेपरेट फंक्शंस दिया गया, एक लेजिस्लेटिव फंक्शंस, एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी फंक्शंस। दोनों टाइप का फंक्शन, जैसे कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और मेकिंग ऑर्डिनरी लॉज फॉर द कंट्री, ये सेपरेट डेज में ये 2 फंक्शंस हो गए। पहली बात, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के रूप में मीटिंग बैठेगा तभी राजेंद्र प्रसाद जी इसका प्रेसिडेंसी संभालेंगे। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में काम करेगा, जीवी महाबलंकर जी इसका प्रेसिडेंसी करेंगे। और ये सभी काम नवंबर 26, 1949 तक चली और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। पहली बात, मुस्लिम लीग के जो मेंबर पाकिस्तान डोमिनियन के एरिया से आते थे, वो पाकिस्तान एरिया के थे, वो तो बॉयकॉट करने लगे, पर जो इंडियन डोमिनियन के अंडर और इंडियन डोमिनियन के मेंबर थे, इंडियन डोमिनियन के लोग थे और मुस्लिम लीग के मेंबर थे, वो ज्वाइन करने लगे। और 389 डिसाइड हुआ था मेंबर, पर 299 इसमें हिस्सा बने। और तो मतलब 389 डिसाइड हुआ था कब ना, कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर 1946 में डिसाइड हुआ था 389 मेंबर आएंगे, पर 299 टोटल मेंबर हुए। उसमें से जो डिसाइड हुआ था 296 मेंबर आएंगे ब्रिटिश प्रोविंस से, जो कि अब इंडियन प्रोविंस बन गया। उसमें से आए 296 से 229 और प्रिंसली स्टेट्स जो 93 थे उनमें से 70 ज्वाइन किए। ठीक है, कुछ अदर परफॉर्मेंस भी इस असेंबली ने कंप्लीट किया था, जैसे कि चलिए देखते हैं। इन एडिशन टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनैक्टिंग द ऑर्डिनरी लॉस, कुछ ऐसा फंक्शन जैसे कि रेटिफाइड द इंडियन मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949, इसने इंडिया का तो मेंबरशिप था कॉमनवेल्थ रेटिफाइड कर दिया मई 1949 में। नेशनल फ्लैग को भी अडॉप्ट किया गया जुलाई 22, 1947 में। नेशनल एंथम को भी एक्सेप्ट किया गया जनवरी 24, 1950 में। और नेशनल सॉन्ग को भी जनवरी 24, 1950 में एक्सेप्ट किया गया। राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में इलेक्टेड किया गया जनवरी 24, 1950 में। उसके बाद जनवरी 20 में पहला रिपब्लिक सेलिब्रेट होने वाला था, इससे पहले सारा का सारा काम निपटा दिया जाए इसलिए। इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड 11 सेशंस ओवर 2 years, 11 months and 18 days. The constitution makers had gone through constitutions of about 60 countries. 60 देशों को कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के उसको फॉलो करके ही हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। आसान काम नहीं था ये। और द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसिडर्ड फॉर 114 days. The total expenditure incurred on making the constitution amount was 64 lakh. समझ रहे हो ना, 64 लाख टोटल खर्च हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, टोटल का सारा असेंबली बनने में, कॉन्स्टिट्यूशन को मेकिंग करने में, सारा का सारा जो ये जो काम हुआ है इसमें 64 लाख खर्च हुआ है। On January 24, 1950, the Constitution Assembly had its final session and it however did not end and continued as Provincial Parliament of India from January 26, 1950 till the formation of new parliament after the first general elections in 1951-52। देखिए, जनवरी 24, 1950 में इसका फाइनल सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, पर ये एंड नहीं हुआ, ये चलता रहा हमारा इलेक्शन होने तक, जनरल इलेक्शन होने तक। ठीक है, कुछ कमीशंस बनाए गए थे इस असेंबली में, जैसे कि 8 मेजर कमिटीज़ थे और माइनर कमिटीज़ भी अलग थे। देखते हैं क्या मेजर कमिटी से। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू के हाथ में, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी भी उनके हाथ में, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल जी के हाथ में, ड्राफ्टिंग कमेटी अंबेडकर, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज सरदार पटेल। एंड दिस कमिटी हैड फॉलोइंग सब कमिटीज़, 5 सब कमिटीज़ भी इस कमिटीज़ के अंडर आते थे, जैसे फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जेवी कृपालिनी के अंदर, माइनॉरिटी सब कमेटी एस.सी. मुखर्जी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी गोपीनाथ बरदलोई के अंडर, एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोज इन असम सब कमेटी ए.वी. ठक्कर के अंडर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज सब कमेटी, ये सब कमेटी थे। और 6 रूल्स एंड प्रोसीड्यूर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर,
स्टेट्स कमिटी जवाहरलाल नेहरू के अंडर, स्टीयरिंग कमिटी राजेंद्र प्रसाद, ये सब मेजर कमिटी थे। माइनर कमिटीज़ क्या क्या थे? फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी, क्रेडेंशियल्स कमिटी, हाउस कमिटी, ऑर्डर्स ऑफ बिजनेस कमिटी, एडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग, कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एडहॉक committee on the Supreme Court, then committee on chief commissioners provinces, expert committee on financial provisions the Union Constitution, linguistic provinces commission, special committee to examine the draft constitution, प्रेस गैलरी कमेटी, ये सारा का सारा माइनर कमिटीज था। एडहॉक कमिटी ऑन सिटीजनशिप, ये सारा इन सब के हेड आपको याद रखना पड़ेगा। फिर देखते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी। दोस्तों आज हमने कंप्लीट किया है टिल हमारे कॉमिटीज़ तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले ड्राफ्टिंग कमिटी, एनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सपर्ट्स कमिटी ऑफ द कांग्रेस, एंड हिंदी टेक्स्ट हो, क्रिटिसिज्म, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और सारा का सारा टॉपिक हम कल कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो भी टॉपिक कंप्लीट किए वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिमांड हो या कंपोजिशन हो। और हाँ, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों मेरे वीडियो में ऐसे ही पढ़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। जो भी डाउट्स हो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों।